हेलो एवरीवन, आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल जानकारी लेने जा रहे हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, काफी महत्वपूर्ण रोल है न्यूक्लियस का। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है और सेल की आउटर जो लिमिटिंग बाउंड्री है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, उसके बियॉन्ड कई एक सेल्स में हम सेल वॉल भी देखते हैं, है ना। कहीं पर सेल वॉल के बियॉन्ड भी स्लाइम लेयर होता है, जैसे कि बैक्टीरियाज में। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलाका है, जो एरिया है सेल का, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकता है, कनेक्शन बिल्ड कर सकता है सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सेल के ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में, सेल के अंदर की संरचना को सपोर्ट करने में। एक तरह का न्यूक्लियस को भी फिक्स रखता है, मोर और लेस इन अ वे। तो आइए जानते हैं क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य ये करता है। बाकी के ऑर्गेनल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इनफैक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि हाईली डिपेंडेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अपने फंक्शंस को लेकर के, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात कह करके आगे बढ़ता हूं, वो ये कि इसकी डिस्कवरी बाद में हुई। 1945 में इसकी डिस्कवरी हुई, जबकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, 1898 में ही हो गई थी। उसके कई वर्षों के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुत्थी सुलझा पाए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स यूज होते थे, उनको कौन बनाता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे लिपिड्स की बात करें, या फिर कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन के भी फॉर्मेशन में इसका कुछ ना कुछ रोल पाया जाता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर, और इसको 1945 में 3 साइंटिस्ट की टीम ने ढूंढा था। सो पोर्टर, क्लाउड एंड फुल्लम, ये इनके लास्ट नेम है। बाकी पूरे नाम भी यहां पर दिए हुए हैं, मैंने इनकी फोटो भी लगा दी है। इन महान हस्तियों को एक बार देखना भी जरूरी है, जिन्होंने इतनी बड़ी संरचना के बारे में खोज करी। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय कीथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउड एंड अर्नेस्ट फुल्लम इन 1945। ठीक है, 1945 में पोर्टर, क्लाउडी एंड फुल्लम ने ढूंढा। किताबों में तो यही पढ़ते थे, है ना। अब आज आपको मैंने फोटो भी दिखा दी। सो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें मेम्ब्रेन्स का बहुत बड़ा मायाजाल है। मेम्ब्रेन्स जो बहुत आवश्यक हैं सेल के अंदर के फंक्शनल्स को लेकर के। आप माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें भी मेम्ब्रेन में ही जेनेसिस होती है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं वो हो रहे होते हैं। हमने देखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी मेम्ब्रेन्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। तो मेम्ब्रेन्स का बहुत बड़ा रोल है। मेम्ब्रेन्स लिपिड बाइलेयर से ही बनी हुई है, सारी की सारी मेम्ब्रेन सेल के स्ट्रक्चर में जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं सब लिपिड बाइलेयर से ही बनी हुई है। समवट लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना है, वैसी ही बाकी मेम्ब्रेन्स की भी संरचना हमें दिखाई देती। ये देख लीजिए, यहां पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है सेंटर में, और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, जहां पर मान के चलिए न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन खत्म हो रही है, वहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो फॉर्म्स में देखे जाते हैं, रफ और स्मूथ। रफ वाले न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, स्मूथ वाले न्यूक्लियस से दूर होते हैं। इसका क्या लॉजिक हुआ? रफ वाले नजदीक होते, अरे भाई नजदीक होने की वजह से वो रफ हो गए, ये बात है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि रफ वाले न्यूक्लियस के पास होने चाहिए, स्मूथ वाले दूर होने चाहिए, नहीं। वो चूंकि न्यूक्लियस के पास है, इसलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में देखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है, जो कि आरएनए और प्रोटीन का एक सम्मिश्रण है। बराबर बराबर मात्रा में आरएनए और प्रोटीन मिलाकर के बना हुआ है राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर आकर के अटैच हो जाता है। और
इतने सारे अटैच हो जाते हैं कि इसकी अपीयरेंस एक रफ टाइप अपीयरेंस दिखाई देने लगती है। देखिए बीच बीच में ये रहे, बीच बीच में। तो ये राइबोफोरिन्स के सहायता से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर अटक जाते हैं, और जब प्रोटीन बनाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोटीन बन ही रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर। फाइनल प्रोसेसिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, लेकिन इनिशियल जो प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन हुआ, अमीनो एसिड्स की सॉर्टिंग आउट हुई, उसमें कुछ ना कुछ रोल इसका है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। सो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इसमें भी सिस्टर्न, वेसिकल, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल, सिस्टर्न, वेसिकल। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स एंड आरबीसी ऑफ द मैमल्स। आरबीसी क्या कहते हैं इसको? रेड ब्लड कॉर्पसल सेल, सेल भी कह सकते हैं, लेकिन कॉर्पसल ज्यादा उचित शब्द है। कॉर्पसल का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग सेल इन अ टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें आरबीसी फ्री फ्लोटिंग है। टिश्यू में क्या होता है? सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, यही रूल है ना भाई टिश्यू का, डेफिनेशन यही है। ओरिजिनेटिंग एट द सेम प्लेस एंड आर हेल्ड टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। लेकिन ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जिसके सेल्स सेपरेट हैं, एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के साथ चिपका हुआ नहीं है, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को कॉर्पसल कहा जाता है। अ सेल ऑफ अ टिश्यू विच इज फ्रीली फ्लोटिंग, नॉट हेल्ड टाइटली, रेड ब्लड कॉर्पसल। इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट है ना, ये टर्म आपने सुने हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को, है ना, कहते हैं ना, इस तरह के टर्मिनोलॉजीज आपको पता है। तो आरबीसी के अंदर इसका कोई जो है प्रेजेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एक्सटेंसिव नेटवर्क का है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, इसमें इतना कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इसका एक ही काम है, ऑक्सीजन कैरिंग का वर्क है, तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आरबीसी में मिसिंग है। और प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियाज, मोनेरन्स, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में ये एक्सटेंड करता है, न्यूक्लियस से निकल करके कहीं कहीं पर तो ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंटिन्यूटी में पाया जाता है, नॉट एवरीवेयर, बट किसी किसी हिस्से में सेल के इसका एक ब्रांच वहां तक फैली हुई है। So it extends throughout the cytoplasm and is continuous either with the nuclear or plasma membrane and sometimes with both. दोनों के संपर्क में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी संपर्क में है आउटर मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी संपर्क में है, कनेक्टेड है। तो अब आप एक फायदा देखिए, सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का ट्रांसमिट करना है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना है, इट कैन इजिली यूज द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सेल के अंदर वेसिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी सहारे से। जब हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे तो भी देखेंगे कि अंदर सेल के अंदर बहुत पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर भी खूब बिखरे हुए हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं और सेल को एक तरह का ढांचा देते हैं, एक तरह का समवट, पूरा स्केलेटन नहीं, क्योंकि स्केलेटन तो है ही नहीं। साइटोस्केलेटन में वही कुछ पतली पतली शिराएं आती हैं, उन पर भी हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। सो इट इज कंटिन्यूअस। इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट्स, द साइटोसॉल एंड द सिस्टर्नल स्पेस और द ल्यूमेन। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम यहां पर एक सेल को बना रहे हैं, ठीक है। इस सेल में हमने एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया, इस सेल में हमने एक न्यूक्लियस बना लिया, एक अदना सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर। अब सारे कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है न्यूक्लियस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के बाहर कंटिन्यूटी में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है, ट्यूब्यूल, सिस्टर्न, इस तरह से ये एक्सटेंसिव नेटवर्क फैला हुआ है, चारों तरफ आप इसको देख पाते हैं, समवट लाइक दिस, ऐसे करके ये इसका नेटवर्क फैला हुआ है। अब आप देखिए, अगर इसका इतना एक्सटेंसिव फैलाव है तो इसने साइटोप्लाज्म को तो पूरा कंट्रोल कर रखा है इन अ वे। साइटोप्लाज्म, इधर का जो साइटोप्लाज्म है इसको कंट्रोल कर रखा है इसने,
इसका ही बिखराव है। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि व्हाट इट डज इज, अच्छा इसके साथ साथ एक और वाला है जिसको हम स्मूथ वाला भी कहते हैं, वो भी क्रॉस सेक्शन में यूं दिखा, ये क्रॉस सेक्शन है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, ये डायग्राम कभी भी एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है सेल का जो एक्चुअल है। आप ये न्यूक्लियस को हमने कट कर दिया है बीच में से, अगर इसको हम पूरा स्फेरिकल करें तो ये उभारदार हो जाएगा, यहां पर उभरा हुआ। ऐसे ही ये भी टनल्स जो हैं पूरा कंटिन्यूटी में रह जाए, बोरी जैसे स्ट्रक्चर हैं। ये स्मूथ वाले ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर, अगर इनको देखें हम इनके बैकग्राउंड में, तो ये ऐसे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने कट कर दिया है, जिनको हमने कट कर दिया है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पर एक बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि अगर साइटोप्लाज्म के मैक्सिमम हिस्से को ये कंट्रोल कर लेगा, तो साइटोप्लाज्म में दो ही हिस्से अब बचते हैं, एक तो है साइटोसोल जो इसके बाहर का है, ये साइटोसोल हो गया, ये साइटोसोल हो गया, ये साइटोसोल हो गया, और दूसरा है इसके अंदर का स्पेस या सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन, ल्यूमेन इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक इसके अंदर का स्पेस हो गया। यही दो प्रोमिनेंट हिस्से हो गए ना। दिस इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड हियर, कि एक तो साइटोसोल हो गया और दूसरा इसके अंदर का स्पेस हो गया। तो दो कंपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, साइटोसोल और सिस्टर्नल स्पेस में बंट जाता है। ये बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सिस्टर्नल स्पेस का अंदर का संरचना अलग है और बाहर के साइटोप्लाज्म की संरचना अलग है। ये मत सोचिएगा कि बाहर जो है अंदर भी वही है, मेम्ब्रेन बीच में। सो द सिस्टर्नल स्पेस provides a route for the movement of material through various इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए ये जो स्पेस है, इस स्पेस का यूटिलिटी बहुत अधिक देखी जाती है, इस स्पेस की यूटिलिटी काफी अधिक मानी जाती है। ये जो अंदर का ल्यूमेन है, आप ध्यान से देखिए, ल्यूमेन कंटिन्यूटी में है, ये देख लीजिए ऐसे करके ये स्ट्रक्चर। अब आप बताइए, यहां से कोई सब्सटेंस अगर मूव कर रहा है, अंदर आना चाहता है, तो बड़ी आसानी से अगर इसके अंदर चला गया तो फिर इट कैन मूव वाया दिस ल्यूमेन इनसाइड, ये अंदर ही अंदर काफी दूर तक जा सकता है विद डिफरेंट पाथवेज, है ना, सब्सटेंस मूव कर सकता है। जस्ट लाइक आई हैव शेयर्ड द वन ड्यूरिंग द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कि किस तरह से सिस फेज रिसीव करता है और ट्रांस फेज उस सब्सटेंस को ट्रांसमिट कर देता है आउट ऑफ इट। आई होप दिस इज नाउ क्लियर दैट इट प्रोवाइड्स अ नेटवर्क। ये यहां पर ऐसा नहीं सोचिए कि भाई यहां से यहां जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का साधन चाहिए सेल के अंदर, ऐसा नहीं है। सेल के अंदर केमिकल्स का ही मूवमेंट होता है। ये बहुत छोटे लेवल पर है, इतना छोटा, इतना सूक्ष्म कि हमें दिखाई भी नहीं देता। तो इसलिए कंफ्यूजन को बिल्कुल भी मत रखिएगा यहां पर किसी तरह से, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल टाइप में देख लेते हैं, तो इसमें तीन प्रमुख टाइप देखे जाते हैं। प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिस्टर्ने, सिस्टर्ने के रूप में बने हुए हैं, वेसिकल के रूप में बने हुए हैं, ट्यूब्यूल्स, ये स्ट्रक्चर है। तो सिस्टर्ने, सिस्टर्न क्या होता है, एक बड़ा कंटेनर, एक बड़ा सा सिस्टर्न है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको बीच में से कट कर दोगे तो यूं इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसका कट पॉइंट। नीचे अगर आधा बना दोगे तो यूं आपको दिखाई देगा। देखो ये आधा है, ये पूरा है, ये पूरा बीच में से कट करोगे तो आधा दिखाई देगा, इसका क्रॉस सेक्शन यही है। समझ में आई बात। तो सिस्टर्ने के रूप में पाया जाता है, वेसिकल के रूप में पाया जाता है। वेसिकल क्या हो गए, वेसिकल्स हो गए, इसका क्रॉस सेक्शन यूं आएगा, यूं आएगा। अगर नीचे देखो तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर था। ट्यूब्यूल्स की बात कर लें तो ट्यूब्यूल्स और भी एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए। वेसिकल्स में क्या है, थोड़ा बड़ा साइज भी हो सकता है, लाइक दिस वेसिकल्स। ज्यादा बड़ा हो गया तो सिस्टर्ने, थोड़ा सा स्मॉल है तो वेसिकल, और छोटा है तो ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इसके आकार प्रकार को 3 तरह से बांटा गया कि भाई 3 तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों किया गया, सिस्टर्ने, वेसिकल, ट्यूब्यूल, ताकि कौन सा केमिकल रिएक्शन किस इलाके में हो रहा है ये समझ में आए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादातर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने और वेसिकल्स देखेंगे, उसमें ट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये 3 नाम याद रखिए, सिस्टर्ने, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। ये देख लीजिए मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स में, ये देख लीजिए सिस्टर्ने का आउटलुक, ये देखो वेसिकल्स और ये ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है ना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यहां से कट करोगे तो कैसा दिखाई देगा, यूं ही तो दिखाई देगा इसका क्रॉस सेक्शन। सिस्टर्ने थोड़ा सा बड़े बड़े हो गए, वेसिकल इन बिटवीन आ गए, और वो हो गए ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये तीन तरीके के फॉर्म्स में इसको हम देख पाते हैं। नाउ द सिस्टर्ने आर लॉन्ग फ्लैटेंडेड सैक लाइक अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स। ये देख लीजिए, इनमें ब्रांचिंग नहीं होगी, सैक लाइक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, बोरीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं, एंड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 40 to 50 नैनोमीटर्स। इनका डायमीटर यानी कि इनकी चौड़ाई 40 to 50 नैनोमीटर्स का डायमीटर है। दे रिमेन अरेंज्ड पैरेलल इन बंडल्स और स्टैक्स। ये ज्यादातर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं, जो ज्यादा बड़े वाले हैं, यूं। जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर्स यू हैव विजुअलाइज्ड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी हमने इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, और तब मैंने आपको बताया भी था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसी की तरह मिलता जुलता है। ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति के पीछे भी माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही कोई पोर्शन है, बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन गया था। सिस्टर्ने आर ऑल्सो कॉल्ड एरगैस्टोप्लाज्मिक सैक्स। एरगैस्टोप्लाज्मिक सैक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्पेस enclosed within cisternal membrane is called the lumen और cisternal space। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी बोरियां हैं एरगैस्ट्रोप्लाज्मिक सैक्स, जिनके अंदर प्रोटीन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वेसिकल्स राउंड हैं, स्फेरिकल हैं, ओवल हैं, measuring 25 to 100 nanometers. They often remain isolated in the cytoplasm and occur in most cell, but most abundant in the pancreatic cells. पैनक्रिएटिक सेल्स में इनका काफी ज्यादा एक्टिविटी देखी जाती, क्योंकि पैनक्रिएटिक सेल्स दो तरह के काम करते हैं। कुछ सेल्स उनमें से एंजाइम बनाते हैं, ज्यादातर एंजाइम बनाते हैं, और कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ठीक है, तो वेसिकल्स की जो प्रेजेंस है वो हम देखते हैं पैनक्रियास में अधिक। Tubules are more diverse in shape than cisternae and vesicle. They are small, smooth, unbranched, having diameter 50 to 100 nanometer. These occur in cells that synthesize steroids like cholesterol and glyceride. क्यों? क्योंकि ये लिपिड वाले जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे मिलते जुलते हैं, उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों के आपको फॉर्म्स के बारे में पता चल गया। इसको दो ब्रॉड कैटेगरी, ग्रैन्युलर जिसके ऊपर दाने दाने हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ए ग्रैन्युलर जिसके ऊपर कोई दाने नहीं है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाने जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से विख्यात है। ग्रैन्युलर, ग्रैन्यूल किस चीज के हैं? राइबोसोम्स अटैच्ड, राइबोसोम्स आर अटैच्ड एज ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स माने दाने, है ना, थोड़ा सा उभार, आप उसको हाथ से टच करोगे तो बीच बीच में ग्रैन्यूल्स की वजह से वो खुरदरापन महसूस हो जाएगा आपको। ये देख लीजिए, ग्रैन्युलर वंस एंड नॉन ग्रैन्युलर वंस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर तो फिर आ गए तो फिर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वो रहा उधर न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट शोज यू अ 3 डायमेंशनल मॉडल, जिसमें हमने क्रॉस सेक्शंस को बनाया हुआ है। ये देखिए, इधर से कट और इधर से कट। इट्स अ 3 डायमेंशनल मॉडल, सो यू बेटर अंडरस्टैंड हियर द स्ट्रक्चर वाया दिस डायग्राम। बेटर इलस्ट्रेशन है यहां पर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, लोकेशन RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। It shows continuity with nuclear envelopes outer membrane. न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूटी है। सेल चैप्टर अपने आप में बड़ा यूनिक है। इनफैक्ट अगर सेल चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो बायोलॉजी में फिर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, जैसे टिश्यूज हो गए, प्लांट टिश्यूज हो गए, एनिमल टिश्यूज हो गए, इनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाती है, ग्रिप अच्छा बन पाता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट में पढ़ने से दिक्कत है, शॉर्टकट में कॉन्सेप्ट नहीं आ सकते, कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो ज्ञान अधूरा रहेगा।
तो मैं तो हमेशा कहता हूं बायोलॉजी इज अ वेरी कूल सब्जेक्ट और इसको पूरे एंथुजियाज्म के साथ समझना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। जैसे बचपन में सीखी हुई चीजें जिंदगी भर याद रहती हैं, वैसे जो बेसिक लेक्चर्स हैं बायोलॉजी के वो अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिए फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फिर कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो RER ऑल्सो कॉल्ड ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अटैच्ड राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस। दे आर टिपिकली पैरेलल, फ्लैटेंड एंड इलोंगेटेड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर स्पेशली अबंडेंट इन स्पेल स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स अधिक मात्रा में हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर ज्यादा प्रेजेंस है, विच सिंपली मींस कि ज्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकता है। तो कि जिस सेल को ज्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शन करना है वो ज्यादा अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलैबोरेट करता है। और अगर पूछा जाए कि कौन से सेल्स को प्रोटीन की ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत है, तो ये वो सेल्स होते हैं जो या तो हार्मोन या एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सिंपल सी बात है ना। So now, RER membranes and individual ribosomes are visible only in electron microscope. Rough endoplasmic reticulum की membrane और उसके ऊपर का जो राइबोसोम है वो बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये देखिए यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दिख रहा है लेकिन राइबोसोम्स नहीं दिख रहे। राइबोसोम्स बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। पैलाडे पार्टिकल 1955 में राइबोसोम को ढूंढा गया। अच्छा, एक को रिलेशन देखो आपको मिल गया उल्लू के ब्रेन से। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स ढूंढा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का राशन यानी कि मटेरियल आता कहां से? रॉ मटेरियल। ढूंढते 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 1945 में ढूंढ लिया कि अरे यहां से आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे 1955 में ढूंढ लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट्स हैं। वो डॉट क्या है? राइबोसोम है। यही तो बनाता है प्रोटीन। असली चीज ढूंढ के निकाल ली, समझे। तो जब राइबोसोम्स की खोज हुई उसके बाद और ज्यादा ध्यान से मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस समझ में आई, मेम्ब्रेन में घुसने की कोशिश करी साइंटिस्ट ने। तब जाके 1972 में 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और वहीं से बैक ट्रेस किया तो सारी गुत्थियां खुल गई कि भाई राइबोसोम के ऊपर जो प्रोटीन को बनाने का प्रोसेस है, वो प्रोटीन का जो यूसेज है या उसका सिंथेसिस है उसको करवाने में जैसे उसका रोल है, बाकी के ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स का क्या रोल है? क्योंकि मेम्ब्रेन के साथ चिपका हुआ था, ठीक है ना। राइबोसोम की खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो खुद दूसरे की मेम्ब्रेन के ऊपर चिपका हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो एक के बाद एक परत खुलती चली गई, और आज की डेट में ऐसा कोई पार्ट नहीं है एक लिविंग सेल के अंदर जिसके बारे में खोज नहीं हो पाई, एंड थैंक्स टू मॉडर्न साइंस कि इतने अधिक पावरफुल माइक्रोस्कोप्स का प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, कुछ केमिकल या मॉलिक्यूलर लेवल पर अभी भी बहुत सी अनसॉल्व्ड चीजें हैं जो चलती रहेंगी, क्योंकि संपूर्ण खोज कभी कंप्लीट हो पाए आई डाउट। जितना ढूंढो उतना बढ़ता चला जाता है ढूंढना, है ढूंढने का मतलब स्ट्रक्चर। सो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटर सिस्टर्न विद इन द ईआर फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग। समझ गए? जो प्रोटीन बना वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए और स्टोर करने के लिए वो फिर अंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही बना और उसको अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना कोई बहुत भारी काम तो है नहीं। वेरी सिंपली इट हैज been moved out. Now, in some cases, enzymes within cisterns attach protein to carbohydrate to form glycoprotein. किसी किसी केस में जो सिस्टर्न की एंजाइम है वो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ के ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। इन अदर केसेस एंजाइम अटैच टू प्रोटीन टू मेक फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ भी जोड़ सकती। तो अलग अलग केमिकल्स को एंजाइम ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो तो था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, एकदम स्मूथ। क्यों है स्मूथ? क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है अटैचमेंट, कोई नहीं है ग्रैन्यूल, कोई नहीं है दाना, कोई नहीं है स्ट्रक्चर। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाद में आते हैं, मतलब उसके बाद अवस्थित होते हैं, मतलब न्यूक्लियस से दूर होते हैं। लेकिन बाहरी
जो तंत्र है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं ये, और ये करते क्या है, ये लिपिड का प्रोडक्शन करते हैं, लिपिड बनाते हैं, लिपिड लिपिड फैटी सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब लिपिड की सबसे ज्यादा जरूरत सेल में कहां पर है, लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिपेयर के लिए जो भी लिपिड की आवश्यकता होती है, उसका वियर एंड टियर होता रहता है, वो यही बनाते हैं, लिपिड की आवश्यकता ये पूरी करते हैं फैटी पोर्शन को। देख लीजिए इनके स्ट्रक्चर को, ये तो क्रॉस सेक्शन है, लग रहा है ना भाई, ट्यूब्यूल टाइप के ही तो हैं ज्यादातर, ये ट्यूब्यूलर टाइप ही इनका स्ट्रक्चर है अधिक। नाउ लोकेशन कहां है, एसईआर इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मेनी सेल्स, सस्पेंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। इट इज अबंडेंट इन लिवर सेल्स, हिपैटोसाइट, वेयर इट इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। देखो बड़ी लॉजिकल बात है, ड्रग्स या केमिकल्स ज्यादातर फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट्स के साथ उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जो भी हार्मफुल केमिकल्स बॉडी के अंदर आते हैं, चाहे वो डीडीटी हो या चाहे कोई भी हो, तभी बायोमैग्निफिकेशन होता है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ, टॉक्सिक का एक्यूमुलेशन होता है और वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती जाती है, बायोमैग्निफिकेशन होता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का लिपिड के साथ, फैट के साथ काफी गहरा रोल है। तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, लिवर सेल्स करते हैं। तो लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस अधिक है, अधिक है, अधिक है। और दूसरा लिवर क्या करता है, लिवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, ग्लाइकोजन इज अ फैटी सब्सटेंस, कम ऑन, तो लिपिड का सिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा। लिपिड को बनने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए उसको लेकर के लिपिड में कन्वर्ट कर देता है। ज्यादा खाने से, ज्यादा चीनी खाने से हम क्यों मोटे होते हैं, मोटापा तो चर्बी बढ़ने से होता है, और चीनी तो कार्बोहाइड्रेट है। तो चीनी से चर्बी कैसे बनती है, क्योंकि लिवर वो काम को कर रहा होता है ना। और उस काम को करवाने का श्रेय किसको जाता है, उस काम को कौन करवाता है, एक्स्ट्रा शुगर को। जाहिर सी बात है ब्लड के हार्मोन्स का भी रोल होता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है ना। तो जिन सेल्स को जितना चाहिए उतना दे देता है, जो एक्स्ट्रा बचा उसको लिवर कन्वर्ट कर दिया करता है। तो पहले तो लिवर खुद अपने अंदर स्टोर करता है, और फिर जब जगह भर जाती है, लिवर है कितना, पूरे बॉडी के कंपैरिजन में तो लिवर बहुत छोटा है। तो जब लिवर की जगह भर जाती है तो फिर बाद में बॉडी के सबक्यूटेनियस टिश्यूज में वो फैट के रूप में जमा होने लगता है। ठीक है, इवन जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनके लीवर में भी अल्कोहल का भी सीधा ट्रांसमिशन जो है, कन्वर्जन इनटू फैट हमारे लिवर में ही होता है। अल्कोहल है ना, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो इथाइल अल्कोहल लिवर में जाकर के डिटॉक्सिफाई होता है। क्योंकि इथाइल अल्कोहल कोई खुराक तो है नहीं, हमारे खाद्य पदार्थ का तो पार्ट है नहीं, इट्स अ टॉक्सिक केमिकल ओनली। तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो जाकर के लिवर में ही होता है। तो लिवर में आप समझ गए कि जब भी किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है फैट में या कार्बोहाइड्रेट को करना, तो वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड एसईआर टर्म्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन स्ट्राइटेड मसल सेल वेयर इट रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीजिंग कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयन की भी सप्लाई करते हैं, इसीलिए हमारी मसल्स में भी पाए जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम। तो मसल में जो भी कुछ है वो सार्कोप्लाज्म के नाम से ही जाना जाता है। सार्कोलेम्मा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल का है ना, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी तुलना सार्कोप्लाज्म के साथ मतलब ज्यादा देखी जाती है। उसमें भी कैल्शियम आयन की सप्लाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम आयन अगर नहीं होगा, बॉडी में कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी, तो मसल का जो मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन ब्रिजेस बनते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। समझ गए? इस पर तो हम चर्चा करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के पोर्शन में जब हम पहुंचेंगे। ठीक है,
नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक राइबोसोम, इनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, एंड दस अपीयर स्मूथ इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की इमेजेस हैं उसमें स्मूथ दिखाई देते हैं। एसईआर सिस्टर्ने आर मोर ट्यूब्यूलर और वेसिकुलर देन दोज ऑफ आरईआर। इसके जो सिस्टर्ने हैं वो सिस्टर्ने तो इसमें भी कह सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो ज्यादातर वेसिकुलर या ट्यूब्यूलर टाइप हैं। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर मोर लाइक वेसिकुलर और ट्यूब्यूलर टाइप, है ना, सबका अपना अपना एक टाइप होता है। सो दे आर लाइक दिस, है ना, आर ई आर के कंपैरिजन में मोर ट्यूब्यूलर और वेसिकुलर देखने में। सो दिस इज हाउ द SER looks like, smooth endoplasmic reticulum looks like. It is usually indistinguishable from the rest of the cytoplasm as it does not stain properly. इसकी स्टेनिंग नहीं हो पाती, ढंग से कलर नहीं हो पाता है। इसमें बड़े सारे एंजाइम्स हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं, कलर नहीं आने देते। SER contain unique enzyme that make it functionally more diverse than rough ER. फंक्शनली अधिक डाइवर्स है, लेकिन इसकी स्टेनिंग ढंग से नहीं। स्टेनिंग समझते हैं ना, जैसे जेनस ग्रीन हो गया, सिल्वर और ऑस्मियम स्टेन हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करते हैं, जेनस ग्रीन यूज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए कोई प्रॉपर स्टेन है नहीं। नाउ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो हमारे मसल सेल्स में पाए जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द मॉडिफाइड स्मूथ ईआर एंड फाउंड इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल में भी पाया जाता है, स्केलेटल मसल में भी पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल। द ट्यूब्यूल्स रन लॉन्गिट्यूडनली इन द इंटरफाइब्रिलर सार्कोप्लाज्मिक स्पेस फॉर द लेंथ ऑफ ईच सार्कोमियर। हर एक सार्कोमियर की लेंथ के बराबर वो मूव करते हैं। तो बच्चों इतना ही था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड जानकारी। दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां कहां पाए जाते हैं और कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। So I believe that's all for now. See you all again in some other session. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye.